तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा की। राजस्थान आर्थिक समीक्षा का चैप्टर 1 जो है हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट के रूप में आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में जो है वो आपको ये क्लास नोट्स और पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल जो है अपना द ड्रीम आरएस ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहां से ये पीडीएफ मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काफी कुछ हम जो है वो पढ़ चुके थे। हाँ भाई, अगला अपना है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी पूंजी निर्माण जो है उसमें क्या क्या आता है। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण जो है उसमें क्या आता है, अपन इसकी परिभाषा के रूप में देखें तो कुल परिसंपत्तियां माइनस निस्तारित परिसंपत्तियां प्लस गैर उत्पादित परिसंपत्तियां का उत्पादन में उपयोग। गैर उत्पादित परिसंपत्तियों का उत्पादन में उपयोग। देखो, बेसिक सी बात है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण में क्या क्या शामिल करेंगे। तो सीधी सी बात है कि वर्ष के दौरान जो सृजित कुल पूंजी संपत्तियां, टोटल कितनी परिसंपत्तियों का सृजन किया गया वो आएंगी। उसमें से जो निस्तारित परिसंपत्तियां उनको घटा देंगे, ठीक है, इनको घटा देंगे। और ऐसी परिसंपत्तियां जिनका उत्पादन में यूज नहीं किया जाता था लेकिन वर्ष के दौरान उनका यूज प्रारंभ कर दिया गया है, इनको आप इसमें क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो कुल सृजित परिसंपत्तियां माइनस निस्तारित परिसंपत्तियां प्लस गैर उत्पादित परिसंपत्तियां जिनका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन में किया गया। पहली चीज तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो किस चीज का, आपको परिभाषा का। अब आता है फैक्ट। फैक्ट बेस पे हम बात करें तो भाई परिसंपत्तियां कितनी रही। 23-24 का यहाँ डेटा आपको दिया गया है। तो 23-24 में रही कुल सकल स्थायी पूंजी निर्माण की बात हम करें तो रही 448,061। 448,061। अब इससे संबंधित दो तीन चीजें पूछी जाती है। भाई ये जो 448,061 रही वो जीडीपी का कितना रही, तो जीडीपी का 29.45% रही। कितनी रही? 29.45% रही। दूसरी बात आपको इसमें पूछी जाती है, भाई आपकी ये जो रही वो इसका प्रतिशत कितना रहा, तो 11.65% रहा। कितना रहा? 11.65% रहा। दो सेक्टर होते हैं, एक निजी क्षेत्र होता है, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में 78.27 निजी क्षेत्र की रही और 21.73% जो है वो किसकी रही, सार्वजनिक क्षेत्र की रही। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण को हम थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में याद करते हैं। देखो, ठीक है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 कब रहा भाई? 2023-24 हमने देखा। सबसे पहले 2023-24 का सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना रहा? 448,061। कितना रहा? 448,061 करोड़। ये तो हो गया ये। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है भाई जीएसडीपी का कितना रहा। तो ये जो 448 रहा ये रहा आपके जीएसडीपी का 29.45%। कितना रहा? 29 पॉइंट, राजस्थान की जीएसडीपी का 29.45% ये रहा। दूसरी चीज आती है भाई इसमें वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कितने की रही, तो वृद्धि 23-24 के दौरान वृद्धि रही इसमें 11.65%। कितनी रही भाई? 11.65% सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वृद्धि रही। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है निजी और दूसरा होता है सार्वजनिक। एक होता है निजी और दूसरा होता है सार्वजनिक। तो निजी क्षेत्र में ये रहा 78.27
और सार्वजनिक क्षेत्र में रहा 21.73%। यानी जितनी परिसंपत्तियां थी उन परिसंपत्तियों का 78% तो है निजी सेक्टर में और 21% जो है वो किसमें है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। बस यही चीज आपको सकल स्थायी पूंजी निर्माण में याद रखनी थी। ठीक है, सबसे पहले कितनी है तो 4,48,061 है। जीएसडीपी का 29.45% है, 11.65% वृद्धि हुई है। और निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में 78 और 21% है। पर पॉइंट याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अब सकल स्थायी पूंजी निर्माण में एक चीज और आएगी आपके, वो आएगी ये जो राशि आपको दी गई है उसका क्षेत्रवार विवरण। ये जो है इसमें सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है और 4 नंबर पे क्या है। ये चारों सेक्टर भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है निर्माण, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है, इसमें निर्माण सेक्टर की है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। दूसरी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई आपका है आवास। तीसरी चीज है आपकी लोक प्रशासन और चौथा नंबर जो है वो आपके आ जाएगा निर्माण, लोक प्रशासन और विनिर्माण। विनिर्माण का आ जाएगा विनिर्माण, और वो भी कौन सा, पंजीकृत। अब यहां से आपके सकल स्थायी पूंजी निर्माण से संबंधित लास्ट चीजें आ गई। पहली चीज सबसे ज्यादा किसका हिस्सा, निर्माण का। दूसरा आता है आपका किसका, आवास का। तीसरा लोक प्रशासन का और चौथा पॉइंट आएगा आपके किसके, विनिर्माण का। अगर आप डेटा भी याद करना चाहते हो तो यहाँ से आप डेटा भी याद कर सकते हो कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण का क्षेत्रवार विवरण अगर हम देखें तो 22-23 का तो याद करना नहीं है आपको, 22-23 से तो लेना देना नहीं है अपने को, याद करना है 23-24 का। तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया किसका था, निर्माण सेक्टर का था सबसे ज्यादा। तो निर्माण सेक्टर का कितना है 205,780, कितना है 205,780। 2 नंबर पे किसका था, आवासीय भवन का था। आवासीय भवन का कितना है 84,711, 84,711। 3 नंबर पे क्या था, 3 नंबर पे आपका लोक प्रशासन था। मैंने अभी पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी, लोक प्रशासन का था आपका 54,863, 54,863। उसके बाद में 4 नंबर पे था विनिर्माण पंजीकृत, तो इसका था 32,838, 32,838। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण में इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको बस यही चैप्टर, यही टॉपिक जो है वो याद रखने हैं। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला आपका आता है मूल्य सांख्यिकी। क्या आता है, मूल्य सांख्यिकी। तो देखिए 2 प्रकार के मूल्य होते हैं। मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो मूल्य सूचकांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WPI। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं WPI, ठीक है। और दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको बोलते हैं CPI, ठीक है। अब ये तो एक ही प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का। और ये जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो बेसिक सी चीज तो आपको याद रखनी है कि भाई मूल्य सूचकांक में 2 प्रकार के मूल्य होते हैं, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है WPI और एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है CPI। थोक मूल्य सूचकांक एक ही प्रकार का होता है और जो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो जो है वो 4 प्रकार का होता है। अभी यहाँ पे हम जो है वो 5 प्रकार के देखेंगे, एक ये और 4 ये, सभी को देखेंगे। राजस्थान के बारे में क्या स्थिति है, राजस्थान के मामले में इनकी क्या सिचुएशन है वो देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक WPI। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक WPI। देखिए सबसे मेन चीज तो आपको इसमें क्या याद रखनी है कि थोक मूल्य सूचकांक, थोक शब्द लिखना है, लिखा है ना, तो ये वस्तु के थोक मूल्य के उन्हें हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बेसिक सी चीज इसमें पूछी जाती है आधार वर्ष,
1999 2000, आधार वर्ष क्या है 1999 2000। उसके बाद में क्या लिखा है कि व्यापक रूप से मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सिर्फ वस्तुओं के मूल्य में, भाई ये वस्तुओं के मूल्य में जो व्यापक परिवर्तन होता है ना उसका वैल्यूएशन करता है, उसको मापता है। सेवाओं का मापन इसमें नहीं किया जाता। थोक मूल्य सूचकांक केवल वस्तुओं के मूल्य में उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है, सेवाओं का अंकन इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी, आधार वर्ष 1999 2000 है। ठीक है, अभी ये मासिक आधार पे जारी किया जाता है। किस आधार पे जारी किया जाता है? पर हर मंथ में ये जारी किया जाता है। अब इनको 3 प्रकार में बांटते हैं। इसमें 154 वस्तुएं शामिल की जाती है। इन 154 वस्तुओं को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। अब ये 3 कौन कौन सी है? पहले प्राथमिक वस्तु समूह है, इसमें टोटल 75 वस्तुएं शामिल होती है। दूसरी होती है विनिर्मित उत्पाद, इसमें 69 वस्तुएं शामिल होती है। तीसरी होती है ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक, उसमें 10 वस्तुएं शामिल होती है। देखो टोटल 175, कुल कितनी है? 175। और 3 भागों में हम इसको क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। पहला है प्राथमिक उपदान, ठीक है। प्राथमिक उत्पाद, विनिर्मित उत्पाद और ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक। ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। 1 नंबर पे प्राथमिक उत्पाद आता है, 2 नंबर पे यह आता है और 3 नंबर पे यह आता है। तो ये जो 175 टोटल वस्तुएं हैं, कुल वस्तुएं कितनी है? 175 है। तो प्राथमिक उत्पाद में कितने आते हैं? 75 आते हैं, इसमें 69 आते हैं, सॉरी इसमें 10 आते हैं, और इसमें कितने आती है? 69 आती है। 154 वस्तुएं हैं, 154 वस्तुएं शामिल की जाती है। ठीक है, टोटल कितनी वस्तुएं शामिल की जाती है? 154 वस्तुएं इसमें शामिल की जाती है। और 154 वस्तुओं में से 75, 69 और 10, 75, 69 और 10 जो है वो वस्तुएं इसमें शामिल होती है। 75, 69 और 10। एक बार फिर से याद रखिए, टोटल 154 वस्तुएं, पहले में 75, दूसरे में 69 और तीसरे में 10 वस्तुएं जो है इसमें शामिल होती है। और इन 154 वस्तुओं का जो है वो इसमें निकाला जाता है क्या? WPI निकाला जाता है। उसके बाद में एक चीज इसमें और बचती है कि भाई इसमें भारांकन भी तय किया हुआ है। भारांकन भी इसमें क्या है? तय किया हुआ है। तो भारांकन को अगर आप देखें तो जो पहले प्रकार की वस्तुएं, जो प्राथमिक उत्पाद है उनका 33.894 है, 33 मान लो। दूसरे प्रकार की है विनिर्मित उत्पाद, उनका 49 मान लो। और तीसरी है ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक, उनका 16 मान लो। तो 33, 49, 16। ठीक है, बेसिक सी चीज है। भारांकन को भी आप यहां लिख सकते हैं 33, 49 और 16। ठीक है भाई, 75 वस्तुएं तो 33, 10 वस्तुएं तो 16 और 69 वस्तुएं तो 49। प्रश्न आता है सबसे ज्यादा भारांकन किसका है? तो सबसे ज्यादा भारांकन विनिर्मित उत्पाद समूह का है। किसका है? विनिर्मित उत्पाद समूह का भारांकन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको यह भी पूछा जा सकता है भाई कितना रहा आपका WPI राजस्थान का जो थोक मूल्य सूचकांक है तो वो वर्ष 2023-24 के दौरान कितना रहा? तो आपको यहां देखना है कि 387.90 था 2023 में, वो बढ़ के हो गया 394.68। 387.90 से बढ़ के हो गया 394.68। कितना हो गया? 394.68 हो गया। अगर आप इसकी कुल वृद्धि को देखें तो 1.75%, 1.75% इसमें क्या हो गई? वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी 3 प्रकार की वस्तुएं थी तो उनकी वृद्धि भी देख लेते हैं हम।
भाई प्राथमिक में कितनी वस्तुएं थी? प्राथमिक टोटल 154 वस्तुएं हमने गिनी थी। प्राथमिक में 75 थी। दूसरा जो ईंधन शक्ति प्रकाश ऑप्शन 1 था उसमें 10 थी, और इसमें कितनी थी? 69 वस्तुएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या कह रहा है कि प्राथमिक जो वस्तुएं थी उनकी वृद्धि रही 4.16%। कितनी रही? 4.16% प्राथमिक वस्तुओं की वृद्धि रही। अगर हम दूसरी देखें ईंधन खनिज वाली तो -1.45%, यानी इसमें क्या हुई? कमी हुई। पहले में 4.16% वृद्धि हुई, दूसरे में 1.45% कमी हुई, और विनिर्मित उत्पाद जो है उसके अंदर 1.46% की क्या हुई? वृद्धि हुई। अगर तीनों की एग्रीगेट लगाई जाए तो 1.75% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 2023 में 387 था, और अब की बार हो गया आपको 394। ये हो गया आपका थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। अगला सूचकांक कौन सा था? अगला था आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उससे पहले इन्होंने अब की बार एक नई चीज जोड़ी है। देखो, ये मोस्ट है, इसलिए मोस्ट है कि अब की बार पहली बार जो है इस आर्थिक समीक्षा में ये चीज जोड़ी गई है कि राज्य स्तरीय उपभोक्ता खाद्य सूचकांक, राज्य स्तरीय खाद्य सूचकांक और जोड़ा है। तो खाद्य सूचकांक कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए उन्होंने क्या कि जो प्राथमिक वस्तु समूह है उसमें से खाद्य सामग्री, और जो विनिर्मित उत्पाद समूह है उसमें से खाद्य उत्पादन को शामिल करके निकाला जाता है। क्या करते हैं? हमने जो तीन चीजें पहले बात करी उसमें प्राथमिक वस्तु समूह में से तो निकाल देंगे खाद्य सामग्री को, और विनिर्मित उत्पाद में से ले लेते हैं खाद्य उत्पादन को। यानी खाद्य से रिलेटेड जो खाने से संबंधित जो चीजें हैं उनको इसमें से शामिल किया जाता है, और दोनों को निकालकर फिर ये निकाला जाता है। पहली चीज आपको ये पूछी जाती है कि इसमें कैसे निकालते हैं? तो प्राथमिक में से खाद्य सामग्री और उसमें से खाद्य उत्पादन, विनिर्मित उत्पाद में से, और फिर निकाला जाता है। 2023 में ये 403.92 था। कितना था? 403.92। अब की बार हो गया 421.67। 403.92 से बढ़ के हो गया 421.67। ठीक है, वृद्धि की अगर हम बात करें तो 7.39% इसमें हो गई वृद्धि। वृद्धि कितनी होगी? 7.39%। ठीक है, अब ये हो गया आपका थोक मूल्य सूचकांक। क्या हो गया? थोक मूल्य सूचकांक। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। बेसिक सी चीजें हम देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक की। सबसे पहले ये क्या करता है? वस्तुओं का मापन करता है, लेकिन सेवाओं का नहीं करता है। वस्तु का मापन करता है, सेवा का मापन नहीं करता है। मासिक आधार पर जारी किया जाता है, मासिक आधार पर जारी किया जाता है। आधार वर्ष की बात करेंगे। आधार वर्ष क्या था इसका? 1999 2000। ठीक है, या 1999 100। उसके बाद में आई थी भाई इसके अंदर 154 वस्तुएं, 154 वस्तुएं। इस बार कितना? 2023 में था 387, अब बढ़ के हो गया 394। 394 वृद्धि की हमने बात करी 1.75। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई? 1.75। ठीक है, ये होगी आपकी थोक मूल्य सूचकांक की बेसिक सी बातें। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला मूल्य सूचकांक, वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या मापा जाता है? इसमें क्या मापा जाता है कि निश्चित अवधि के दौरान, जिसमें एक वर्ष का निकाला जाता है, तो निश्चित अवधि के दौरान उपभोक्ता द्वारा जो सामग्री क्रय की जाती है उसमें हुए परिवर्तन को ये मापता है। ठीक है, ठीक है, चयनित वस्तुओं और सेवाओं। सबसे मोस्ट चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि हम जब बात करके आए थे किसकी? WPI की। तो WPI में सिर्फ वस्तु थी, सेवा शामिल नहीं थी। लेकिन CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें वस्तु और सेवा दोनों में हुए परिवर्तनों को ये मापता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि सरकार मुद्रास्फीति के मूल्यांकन में इसको प्रयुक्त करती है। DAV बढ़ाती है ना, वो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी के महंगाई भत्ता निर्धारण में जो है वो इसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि भाई महंगाई भत्ता निर्धारण में कौन से इंडेक्स का यूज किया जाता है, तो ये आपका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसका किया जाता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, आपको सेवा और वस्तु दोनों को शामिल करता है। अब इसमें देखो आपने क्या बात करी थी, पहले भी कहा था भाई 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के सीपीआई होते हैं। एक औद्योगिक समूह के लिए होता है तो इसको बोलते हैं औद्योगिक समूह हेतु यानी सीपीआई आईडब्ल्यू। दूसरा होता है कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तीसरा होता है ग्रामीणों के लिए सीपीआई आरएल, ठीक है, रूरल लेबर। और चौथा एक संयुक्त होता है ग्रामीण शहरी एवं संघ, यह RU&C, रूरल अर्बन और कॉमन, ठीक है। तो या कंबाइंड जिसको हम कह सकते हैं। तो 4 प्रकार का होता है, आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। ये जो होते हैं इसमें 3 जो स्टार्ट वाले होते हैं, ये श्रम ब्यूरो शिमला, इन 3 को कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता है। एआई जो आईडब्ल्यू, एएल और सीपीआई आरएल, ये तो श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किया जाता है। और जो कमांड वाला होता है ना, वो एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, ये एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, एनएसओ। तो बेसिक से 4-5 चीजें आपको इसमें देखनी है भाई। एक तो इसमें वस्तु और सेवा दोनों का यूज किया जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है कि भाई ये मुद्रास्फीति के मूल्यांकन में काम आता है। तीसरी चीज 4 प्रकार का होता है, उसमें शुरू के 3 जो है वो श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, पहले शिमला करता था, अब चंडीगढ़, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाता है। और जो चौथा है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, एनएसओ। ये ध्यान रखना भाई, शिमला नहीं है, शिमला पहले आता था, अब आजकल चंडीगढ़ हो गया। तो ये हो गया। अब हम एक एक को, इनको एक एक को जो है ना हम स्टडी करेंगे और ध्यान रखेंगे कि भाई किसकी रेंज क्या रही है। अब सबसे पहला है आपका औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर। सबसे पहला चीज आपको पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी आधार वर्ष 2016-100। आधार वर्ष क्या है, 2016-100। अब देखो क्या है कि भाई जब ये औद्योगिक श्रमिकों की बात कर रही है तो जो उद्योग में लगे जो श्रमिक है, जो कारखाने में लगे हुए हैं या कहीं भी औद्योगिक गतिविधियों में शामिल है, उनको ये टारगेट करता है और उनके द्वारा जो वस्तु और सेवाओं के स्थायी बास्केट में जो परिवर्तन होते हैं उनको मापता है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए है तो औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर ये करता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया जाता है। पूरे भारत में इसके 88 केंद्र है। पूरे भारत में इसके कितने केंद्र है, 88 केंद्र है। राजस्थान में इसके 3 केंद्र है। राजस्थान में इसके कितने केंद्र है, 3 केंद्र है। कौन कौन से, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अब देखिए 2000 सितंबर 2020 से जो है इसमें 2 चेंज किए गए हैं। इससे 2 चेंज किए गए। क्या क्या चेंज किए गए, एक तो क्या हुआ कि आधार वर्ष 2000 था, पहले आधार वर्ष क्या था 2000, उसके स्थान पे आधार वर्ष को कितना कर दिया इन्होंने, 2016 कर दिया, सितंबर 20 से, ठीक है। और दूसरा, पहले अलवर की जगह जो है वो अजमेर आता था। जो 3 सेंटर थे ना, अलवर की जगह क्या था, अजमेर था। तो अब अजमेर के स्थान पे क्या कर दिया, अलवर को शामिल कर दिया। तो बेसिक से 3 चीजें आपको याद रखनी है सीपीआई आईडब्ल्यू में। आधार वर्ष 2016 बराबर 100, ठीक है। आधार वर्ष 2016-100 ये कब से है भाई, सितंबर 20 से। सितंबर 20 में परिवर्तन किया गया, सितंबर 20 से ये है। उसके बाद में सेकंड चीज आती है आपके भाई इसका यूज कहां करते हैं, तो बेसिक सी चीज है कि जो औद्योगिक श्रमिक हैं, टारगेट किसको करते हैं, सिर्फ औद्योगिक श्रमिक को करते हैं, दूसरों को नहीं लेते इसमें। श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ की हमने बात कर ली। श्रम ब्यूरो ठीक है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ इसको जारी करता है। उसके बाद में मेन आपको चीज याद रखनी थी, वो क्या रखनी थी, केंद्र। भाई अलग अलग केंद्रों से लेता है तो 88 केंद्र है पूरे किसमें, भारत में। भारत में कुल कितने सेंटर है, 8 है।
सॉरी 88, और राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में आपके कितने हैं? 3 सेंटर है। राजस्थान में कितने हैं? 3 सेंटर है। राजस्थान में 3 सेंटर कौन कौन से हैं? तो भाई राजस्थान में 3 सेंटर आपको याद रखने हैं। पहला है अलवर, दूसरा है भीलवाड़ा, और तीसरा है आपका जयपुर। अब अलवर कब से है, ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई अलवर कब से है आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि अलवर है आपका सितंबर 2020 से, सितंबर 2020 से। और पहले सितंबर 2020 से पहले अलवर की जगह क्या था? तो भाई सितंबर 2020 से पहले अलवर की जगह क्या था? अजमेर था। क्या था? अजमेर था। पहले अजमेर के डेटा लिए जाते थे, लेकिन अब किसके डेटा लिए जाते हैं? अलवर के लिए जाते हैं। बस सीपीआई आईडब्ल्यू में इतना ही है, बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं। अब याद रखना है कि किसकी कितनी परसेंटेज रही। देखो हमने अलग अलग बना दिया, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर 3 सेंटर है अपने, और अखिल भारतीय 4 है। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है 2024 का, याद रखना है कब का? 2024 का। तो 2024 में अलवर सेंटर का था 131.3, कितना था? 131.3। और भीलवाड़ा सेंटर का था 133.3, और जयपुर का था 127.4। और अगर अखिल भारतीय की हम याद करें तो 141.4। एक बार फिर से देखो, अलवर का कितना था? 131.3, अपना भीलवाड़ा था 133.3, जयपुर था 127.4, और अगर भारत का देखें तो 141.4। कितना था? 141.4 था। इससे ज्यादा आपको पूछे जाने की संभावना है वो किसकी है? परसेंटेज की। तो आपकी जो वृद्धि हुई ना, उस वृद्धि की संभावना ज्यादा है। तो अलवर में आपकी वृद्धि हुई है 4.47%। कितनी? 4.47%। भीलवाड़ा में हुई है 1.06%। अगर जयपुर की बात करें तो 0.79%, और अखिल भारतीय वृद्धि रही है 3.67%। 3.67%। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें रही? तो भाई सबसे ज्यादा वृद्धि रही अलवर में 4.47%। उसके बाद में सेकंड नंबर किसका आया? तो भीलवाड़ा 1.06%, और 3 नंबर पे रहा जयपुर 0.79%। ठीक है, और अखिल भारतीय 3.67%। तो वृद्धि पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। 88 के अंदर भारत में है, राजस्थान में 3 के अंदर है। सितंबर 2020 से जो है वो परिवर्तन किया गया है, 2 चेंज किए गए हैं। क्या क्या? पहला ये किया गया कि आधार वर्ष जो है वो 2016 100 कर दिया, और दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि आपके अजमेर की जगह अलवर केंद्र से संग्रहण किया जाने लगा। सीपीआईआईडब्ल्यू में आपके यही। नेक्स्ट में चलते हैं। एएल, सीपीआईएल, कृषि उपभोक्ताओं के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भाई कृषि श्रमिकों के लिए सीधी सी बात है, कृषि श्रमिकों के लिए तो कृषि की बात करेंगे तो जो लोग खेती में लगे हुए हैं उन श्रमिकों से ये लिया जाता है। आपको बेसिक से याद रखनी है, आधार वर्ष 1986-87 बराबर 100, आधार वर्ष 1986-87 बराबर 100। वही श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। राजस्थान और भारत के दोनों के यहाँ पे दे रखे हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें हम, 2023 में था और 2024 में क्या रहा, दोनों चीजें ही देखेंगे। 2023 में था 1319, और 24 में आपके रहा 1383। भाई 2023 में 1319 था ऊपर वाला, और अब हो गया 1383। कृषि श्रमिकों के लिए औद्योगिक मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसका जो आधार वर्ष है 1986-87 बराबर 100 है। और राजस्थान के लिए 2023 में रहा 1319 रहा, 2024 में ये रहा 1383। कितना रहा? 1383। इसी तरह से आपने देख लीजिए भारत के लिए, तो भारत के रहा 1250 से बढ़ के 1308। भारत का क्या रहा? इसी चीज को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, 1250 था जो अब बढ़ के कितना हो गया? 1308। बस इसमें इतना ही याद रखना, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। एक आधार वर्ष ज्यादा पूछा जाता है इसमें, जो कृषि श्रमिक है उसमें आधार वर्ष पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ ये पूछ लिया जाता है भाई ये कितना रहा, तो राजस्थान का 1319 रहा और भारत का 1308 रहा। अगर इस बार की भी हम याद रखें
तो राजस्थान का 1319 रहा, सॉरी 1383 रहा, और भारत का 1308 रहा। 1383 और 1308 भारत का इससे कम रहा है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है आपका सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त। मैंने कहा जो कॉमन वाला, जो संयुक्त वाला है ना, वो कौन जारी करता है? तो ये एनएसओ जारी करता है। एनएसओ जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग। ठीक है, तो एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, और इसका आधार वर्ष जो है, ये ध्यान रखना, 2016 है, जनवरी 2015 से। अभी हमने पहले जो बात करी थी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सीपीआई आईडब्ल्यू जो हमने बात करी थी, उसमें सितंबर 2020 से चेंज हुआ था। आधार वर्ष कब से चेंज हुआ था? सितंबर 2020 से। और यहां कब से हुआ? जनवरी 15 से। और अब क्या माना गया इसमें? 2012। क्या माना गया? 2012। और उसमें कितना था? उसमें 2016 था। एक तो आपको जो है वो इन आधार वर्ष को तो अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आधार वर्ष ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सीपीआई आईडब्ल्यू तो 20 में चेंज हुआ था, और ये हुआ था 15 में। अब इसका आधार वर्ष क्या है? 2012। ठीक है, अब बस याद रख लो राजस्थान का कितना रहा। तो राजस्थान में वही ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, और वही भारत में रहेगा। ग्रामीण का रहा 188.20, शहरी का रहा 187.96, और संयुक्त 188.75। इतना मोस्ट नहीं है, बेसिक से पूछी जाती है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का क्या पूछा जाता है? आपका आधार वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पे। ठीक है, भारत की देखें तो 193.11, 188.34 रहा शहरी, और 190.88 रहा, और वो रहा संयुक्त वाला। तो अच्छी बात है अगर आप इसको थोड़ा सा रट के याद कर लेते हो। तो देखिए डेटा जो है, वो डेटा आपको रटने ही पड़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा जितना रटोगे उतना फायदा है, क्योंकि आरपीएससी का जो ट्रेंड अभी बदला है, आरपीएससी ने जो पूछना शुरू किया है ना, अब उसका कोई दीन ईमान नहीं है। आप कुछ भी पूछ सकते, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका आप कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब वो ये पूछ सकते हैं कि भाई 2011 से 17, 18, 11 से 18 जो भी अवधि है, उसके बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं कराई, ये पूछ सकती है। तो फिर यहां से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो किसी चीज को जो है वो कमजोर तो नहीं समझे, लेकिन एक मानव जो होता है, उसके दिमाग की, उसकी शारीरिक जो है वो क्षमताएं भी होती है। तो उन क्षमताओं से परे जाकर वो आदमी जो है वो उतना याद भी नहीं कर पाता। तो आप यहाँ पे ये देखें कि जो बेसिक सी चीजें हैं वो याद करें पहले, फिर धीरे धीरे आप जो है वो डीपली जाते जाएं। तो एक बार आप ये देखें, इसके अनुसार आप पीडीएफ देखें, उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाएं, और बार बार आप रिवाइज करें। तो आपको निश्चित रूप से ये डेटा, एक बार स्थिति ऐसी आएगी कि आपको ये डेटा याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये अपने मूल्य सूचकांक जो है वो पूरा हो गया, आपका मूल्य सूचकांक पूरा हो गया। अब अगली चीज आती है राजकोषीय से प्रबंधन। राजकोषीय से प्रबंधन, तो सबसे पहले राजस्व घाटे की बात करेंगे। भाई राजस्व घाटा जो है वो 30,072 अनुमानित किया गया था, जबकि वास्तव में रहा 38,955। ये कब की बात कर रहे हैं? 24-25। ठीक है, 24-25 में जो राजस्व घाटा था वो कितना रहा? अनुमानित को भी छोड़ दो, आप ये ध्यान रखो 38,955। कितना रहा? 38,955। इसी तरह से दूसरा आता है राजकोषीय घाटा, तो अनुमानित था 65,082, 65,082 अनुमानित था, जबकि ये रहा कितना? 65,580। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, आरपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, इसलिए राजकोषीय घाटे पर तो विशेष ध्यान दें। और जीडीपी का, जीएसडीपी का 4.31% रहा है। ये जो 65,580 रहा ना, ये जीएसडीपी का कितना रहा? 4.31%। कितना रहा? 4.31% रहा। ठीक है, और उसके बाद में आता है प्राथमिक घाटा, तो 21,452, 21,452। तीनों घाटे याद रखें। पहला घाटा था आपका राजस्व घाटा 38,955, 38,955 रहा। ठीक है, दूसरा था राजकोषीय घाटा, जो सबसे महत्वपूर्ण घाटा है, 65,580 रहा। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो 4.31% रहा। और अगर पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष ये 3.76% रहा था।
तो पिछले वर्ष से क्या रहा, ज्यादा रहा। इस तरह स्टेटमेंट भी तो आते हैं ना। तो पिछले वर्ष से ये क्या रहा, ज्यादा रहा, और प्राथमिक घाटा रहा 21,452, 21,452। अब देखिए जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियां प्रतिशत के रूप में, भाई जो राजस्व प्राप्तियां जो है उनके बारे में है कि जो राजस्व जो प्राप्ति हुई है, अपन बात करते हैं ना 2 प्रकार की प्राप्तियां, आपने बजट में पढ़ा होगा, आपने बजट का जो वीडियो डाला उसमें आप देख सकते हो कि 2 प्रकार की प्राप्तियां होती है, एक राजस्व होती है, एक पूंजीगत होती है। तो राजस्व प्राप्तियां जो है वो जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितने परसेंट रही, तो पिछली बार 22-23 में थी आपकी 14.37% थी, और अब 23-24 में आपकी हो गई है 13.36%। 22-23 में राजस्व प्राप्तियां जीएसडीपी की 14.37 थी, अब है 13.36%। कितनी है, 13.36%। अगर आप याद रखना चाहो तो रही है 203-276, डेटा याद रखना चाहो तो 203-276 रही है जीएसडीपी। राजस्व प्राप्तियां कितनी रही, 203-276, 2,03,276 करोड़ रही, और ये भारत जो राजस्थान की जीएसडीपी है उसका 13.36% है। कितनी है, 13.36% है। पिछली बार यानी 2022 में ये रही थी 14.37%। कितनी रही थी, 14.37% रही थी। नेक्स्ट में चलते हैं। अब राजकोषीय घाटा देखो जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में हमने पहले ही बात कर ली भाई, 4.31 तो अब की बार रहा, और पिछली बार 3.76 था, तो 3.76 और 4.31, 23-24 में कितना रहा, 4.31 रहा, और 22-23 में कितना था, 3.76 था। 22-23 में 3.76 था, और 23-24 में रहा 4.31। अब यहां से एक स्टेटमेंट निकलता है, यहां से आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट भी निकलता है। देखो सबसे पहले 19-20 कम रहा 3.77, 20-21 में ये बढ़ा 5.83, उसके बाद में 4.03, फिर 3.76, और फिर 4.31। यानी 19-20 से 23-24 के बीच में अगर आप राजकोषीय घाटे को देखते हो तो 20-21 में यानी जब कोरोना था उस टाइम पे ये अधिकतम रहा। अधिकतम कब रहा, कोरोना में 5.83 रहा, फिर ये कम हुआ, फिर कम हुआ, लेकिन अब की बार ये वापस बढ़ा है। तो 20-21 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब राजकोषीय घाटा 23-24 में बढ़ा। जब राजकोषीय घाटा 23-24 में बढ़ा तो 19 के बाद में अब तक का सबसे ज्यादा कब रहा, तो अब तक का सबसे ज्यादा ये रहा 20-21 में 5.83%। कितना रहा, 5.83%। और फिर उसके बाद में कम हुआ, 4.03 आया, फिर 3.76 आया, और अब की बार वापस 23-24 में ये बढ़ के हो गया 4.31%। 4.31%। तो आप ये कह सकते हो कि कोरोना काल के बाद में जो राजकोषीय घाटा है वो 23-24 में सर्वोत्तम स्तर पे रहा। कोरोना काल के बाद में कभी भी इस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे अब की बार पहुंचा है। ठीक है, तो कोरोना काल में 5.80 था, उसके बाद में 5.83 था, उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4.31 के। ठीक है, अगला है राजकोषीय समेकन। भाई जो राजस्व प्राप्तियों की हम बात कर रहे थे, वो राजस्व प्राप्तियां जो राजकोषीय देनदारियां हैं उनकी कितनी परसेंट है, तो 281.21%। राजस्व प्राप्तियां जो है वो जीएसडीपी की कितनी है, तो जीएसडीपी की तो हमने पढ़ी थी 13.63%। राजस्व प्राप्तियां जो है वो जीएसडीपी की तो कितनी रही, 13.63%। 23-24 में अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, टोटल 23-24 की, जो बजट के डेटा इसमें है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो 13.63% रही थी, ये तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब कह रहा है कि जो राजकोषीय देनदारियां हैं उनका कितना गुना रही, तो उसका रही आपकी 281.21%। राजकोषीय देनदारियों का 281.21% रही। उसके बाद में चीज आती है स्वयं का कर राजस्व। स्वयं का कर राजस्व की कितने गुना रही, तो 5.07 गुना। 5.07 गुना। ठीक है, उसके बाद में आते हैं जीएसडीपी का 37.57% और अतिरिक्त ऋण भार के साथ 35.75% रही। 35.75%। जीएसडीपी का 37.57% और अतिरिक्त ऋण भार सहित जो है वो कितनी रही, 35.75% रही। तो 2-3 चीजें याद रखनी है आपको
सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां जो है वो आपकी कितनी रही है, राजस्व देनदारियों की 281.21% रही। ठीक है, स्वयं के कर राजस्व का 5.07 गुना रही। राजस्व जीएसडीपी का सॉरी सकल घरेलू उत्पाद का 37.57% रही। अगर कर प्रभाव को, ऋण के प्रभाव को हटा दिया जाए तो 35.75% रही। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है राजस्व प्राप्तियों से संबंधित। अब आता है कि जो 24-25 की जो स्कीम आवंटन थी वो कितनी थी, तो 209,633.99 करोड़। यहां से आ जाइए, 209,633.99 करोड़ कुल जो था वो स्कीम आवंटन थी। 209,633.99 करोड़ कुल स्कीम आवंटन थी, कब की, आपकी 2023 से इसकी। ठीक है, अब ये जो आवंटन था उसके जो टॉप जो 4 जो 6 सेक्टर हैं, तो सबसे ज्यादा किसमें ये हुआ, सबसे ज्यादा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। इसमें कितना है, 1,14,857.49 करोड़। 1,14,857। पहले तो पूछा जाएगा स्कीम का आकार, तो 209 633.99 करोड़, 209 633.99 करोड़। उसके बाद में पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा व्यय किसमें हुआ, तो सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं 114,857 करोड़, 114,857 करोड़। और वो कुल का कितना है, 54.79%, 54.79%। कुल का कितना है, 54.79% है। ठीक है, दूसरा सेक्टर आता है ऊर्जा। ऊर्जा में कितना हुआ, 29,631, 29,631। ये कितना है, 14.13%। कितना है, 14.13%। ऊर्जा के बाद में आपके आता है ग्रामीण विकास, जिसमें 20,233 करोड़ हुए, 20,233 करोड़, और ये है 9.65%। ये कितना है, 9.65%। और चौथा है आपका परिवहन, 13,367 करोड़, जो है आपका 6.38%। तो आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई पहला तो स्कीम का आकार कितना है, तो 209,633 है। दूसरा पूछा जाता है सबसे ज्यादा हिस्सेदारी, तो सबसे 1 नंबर पे सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, 2 नंबर पे आपके ऊर्जा है, 3 पे ग्रामीण विकास है, और 4 नंबर पे आपके जो है वो परिवहन है। तो आप ये सीक्वेंस भी याद रखें, अमाउंट भी याद रखें, और आप प्रतिशत भी याद रखें। ये जो सीक्वेंस जमाया गया है वो सीक्वेंस वाइज है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से जमा के आपको पेश किया है। 1-2 बार देखते हैं, आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। अब अगला है भाई, राजस्थान में बैंक की शाखाओं के बारे में है। बैंक शाखा की डिटेल कई बार पूछ ली जाती है। तो सबसे ज्यादा 51% तो है सार्वजनिक क्षेत्र में, 51% बैंक तो है सार्वजनिक क्षेत्र में। 23.29% है निजी क्षेत्र के बैंक है। क्षेत्रीय बैंक है 19.14%, और चौथा नंबर आता है लघु वित्त बैंक 6.43%, 6.43%। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है सार्वजनिक क्षेत्र में 51% है, फिर उसके बाद में निजी क्षेत्र में 23% है, उसके बाद में ग्रामीण बैंक है लगभग 19% है, और 6% जो है वो क्या है, लघु वित्त बैंक है। विदेशी बैंक जो है वो कितने हैं, 0.08, 0.08% क्या है, विदेशी बैंक है। इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। अब आता है व्यावसायिक संवाददाता, इसको बोलते हैं भाई बीसी, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस। व्यावसायिक संवाददाता क्या होता है कि वित्त समावेशन सुनिश्चित करने के लिए और प्रत्येक आदमी को घर पे ही बैंक की सुविधाएं, ये वित्तीय परामर्श, सकारात्मक सारी सुविधाएं बैंक की जो है वो कहां प्रोवाइड करवानी है, घर पे प्रोवाइड कराने, घर पर उपलब्ध कराने के लिए, या बैंक से बाहर उपलब्ध कराने के लिए जो है वो बीसी व्यावसायिक संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं। ये ई मित्र टाइप होते हैं, और ये बैंकों की सारे छोटी लेन देन करना, पैसे जमा करना, उनको जो है छोटी मोटी भुगतान करना, और उनके कोई आवेदन करना, खाते खोलना, ये सारे काम बीसी करता है। ठीक है, आपको डेटा याद रख लेना है कि 31 दिसंबर 2024 तक 91,762 बीसी कार्यरत है। 31 दिसंबर 2024 तक टोटल कितने बीसी हैं,
91,762 91,762 बीसी जो है वो कार्यरत है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बीसी में कुछ नहीं, वित्तीय समावेशन का एक तरीका है। अब एक स्कीम आती है स्टैंड अप इंडिया योजना। देखिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने की तर्ज पे यह है स्टैंड अप इंडिया योजना। इसमें कौन है? इसमें एससी, एसटी और महिला। एससी एसटी के तो सभी आ जाएंगे और सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जाता है? ऋण दिया जाता है, उनको ऋण प्रदान किया जाता है। किस लिए दिया जाता है? गैर कृषि क्षेत्र में हरित उद्योग स्थापित करने के लिए। भाई कोई कृषि क्षेत्र में काम करेगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई कृषि से हटकर कोई काम करना चाहता है, कोई हरित उद्योग लगाना चाहता है, गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना करना चाहता है, तो उसको लोन दिया जाता है। अब वो कौन कौन होंगे? एससी, एसटी और महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, लोन कितना दिया जाता है? तो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण इसमें दिया जाता है। 10 लाख से 1 करोड़ तक की ऋण सुविधाएं उनको मिलती हैं। और जो लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी जो है, उसने इसके लिए, सिडबी इसके मेन देख रेख, सिडबी है कार्यकारी एजेंसी, ये इसने इसके लिए एक वेब पोर्टल भी जारी किया है www.standupmitra.in www.standupmitra.in। 7 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष के लिए जो है ये लोन दिया जाता है। तो स्टैंड अप योजना में अब तक लाभार्थियों की बात करें तो 2675 लोगों को लोन दिया गया है 587.16 करोड़ का। कब से? 1 अप्रैल 24 से 31 दिसंबर 24 तक। 1 अप्रैल 24 से 31 दिसंबर 24 तक 2675 लाभार्थियों को 587.16 करोड़ रुपए दिए गए। 2675 587.16 करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, तो आपको बेसिक से याद रखनी है 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन होता है, 7 वर्ष के लिए होता है, एससी एसटी और महिला उद्यमियों के लिए होता है, गैर कृषि क्षेत्र में हरित उद्योग स्थापित करने के लिए होता है। और अब तक 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक जो लोन दिया गया है वो कितना दिया गया है? तो वो दिया गया 2675 लोगों को 587.16 करोड़ का लोन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट में चले। अब अन्य दूसरी चीजें भी देख लेते हैं कि भाई पीएम जनधन योजना जो है ना, उसके तहत 3.67 करोड़ खाते अब तक खोले गए। पीएम जनधन योजना में 3.67 करोड़ खाते खोले और 31 दिसंबर 24 तक की बात करें तो 92% खाते जो है उनको आधार से जोड़ा गया। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और इसमें अब तक 3.67 करोड़ खाते खोले, 92% खातों को आधार से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलती है पेंशन की, 96.85 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 96.85 लाख लोग प्रभावित हुए। इसके बाद में आते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या है कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के लोग जो है वो स्वैच्छिक अंशदान करते हैं और 60 वर्ष के वो जो हो जाएंगे तो 60 प्लस होने के बाद में उनको 1000 से लेकर 5000 तक की क्या मिलती है? 1 से 5 तक की उनको पेंशन मिलती है। ठीक है, तो 60 वर्ष पश्चात 1000 से 5000 प्रति माह गारंटी शुदा पेंशन उसको दी जाती है। और 31 दिसंबर 24 तक की अगर हम बात करें तो 36.62 लाख लोगों ने अपना नामांकन किया। कितना? 36.62 लाख लोगों ने। 18 से 40 उम्र है, 60 साल बाद में 1000 से 5000 रुपए तक की जो है वो गारंटी शुदा पेंशन उसको दी जाती है। 36.62 लाख लोग अब तक नामांकित हो चुके हैं। अब आता है डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, देखो पहले क्या होता था कि पहले लोगों को जो सरकारी सहायता दी जाती थी वो एजेंसियों के माध्यम से दी जाती थी, तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना ही ज्यादा थी, इसलिए सरकार ने डीबीटी स्कीम लाई। और डीबीटी स्कीम में क्या है कि राशि जो है वो उस लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। तो इसमें है कि 5 अक्टूबर 2021 प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ? राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 5 अक्टूबर 2021। कब हुआ? 5 अक्टूबर 2021 को हुआ। ठीक है, अब ये बोर्ड की काम क्या है? आपके आरएस मेंस में जो है वो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का कार्य बताओ। तो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड क्या करेगा?
कि डीबीटी योजनाओं की पहचान और उनकी ऑन बोर्डिंग करना। पहला काम तो ये है, डीबीटी योजनाओं को पहचान सुनिश्चित करना कि कौन सी योजना है वो डीबीटी की है और उसकी ऑन बोर्डिंग करना। उसके बाद में आधार अधिनियम की धारा 7 या 4 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचनाएं जारी करने का काम भी यही करता है। राज्य सरकार की योजनाएं होती है, उनकी अधिसूचना भी यही जारी करता है। उसके बाद में है डीबीटी योजनाओं की प्रक्रियाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण करना, उनको डिजिटलाइजेशन करना, कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ठीक है। और नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान एक ऐप होता है उमंग ऐप पे करना, उमंग ऐप पे पहचान करना। तो 2-3 चीजें आपके यहाँ पे आ गई। क्या क्या चीजें आ गई भाई? एक तो आ गई आपके ऑन बोर्डिंग, दूसरी चीज आपके आई अधिसूचना, तीसरी चीज आई डिजिटलीकरण और चौथी चीज आई उमंग ऐप। तो ये 4 काम करता है। राज्य सरकार की योजनाओं का ऑनबोर्डिंग करता है, उनकी 4 और धारा 4 और धारा 7 के तहत ऑन अधिसूचना जारी करते हैं। इसके साथ साथ समस्त योजनाओं का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करता है। और तीसरी चीज है उमंग ऐप जो है उस पर नागरिक केंद्रित सारी योजनाओं की क्या करता है, एंट्री करता है, ठीक है। तो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ? 5 अक्टूबर 2021 और ये उसके क्या हो गए, कार्य हो गए। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है आपका डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति। डीबीटी भारत पोर्टल जो है वो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसमें क्या होता है कि डीबीटी की जितनी भी योजनाएं वो सारी उस पर सम्मिलित होती है और उनकी रैंकिंग निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है, ठीक है। इसमें 99 राज्य योजनाएं और 51 केंद्रीय सहायता प्राप्त डीबीटी योजनाएं है। अभी राज्य की जो है 99 तो राज्य की अलग अकेले की और 51 जो केंद्रीय सहायता राज्य और भारत दोनों की, केंद्र की दोनों की स्कीमें हैं। राजस्थान के मामले में 2024 तक कुल संचयी डीबीटी आपके 314,385.88 करोड़, यानी इस पोर्टल के माध्यम से 2024 तक 31 दिसंबर 2024 तक 3,14,385 करोड़ रुपए जो है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 99 राज्य की योजना है, 51 संयुक्त योजनाएं हैं, 3,14,385 करोड़ रुपए आवंटित हमने कर दिए। और 5 दिसंबर यानी 24-25 के दौरान की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर 2024 तक 5.71 करोड़ लाभार्थियों को 27,494.31 करोड़ का लाभ इसमें दिया गया है, ठीक है। 5 दिसंबर तक 27,494 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी हो गई भाई पूरी, पहला टॉपिक जो है वो आपका हो गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट ये इसके साथ ही आपको जो है वो अवेलेबल करवा देंगे ये क्लास के नोट्स और उसके बाद में पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथियों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।